लड़का इंजीनियर बनना चाहता था। इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई के लिए वह नागपुर जाता है और जब नागपुर पहुंचता है तो जाते ही कॉलेज में उसे एक लड़की से इश्क हो जाता है। उसके बाद जो कुछ होता है उसे यकीन नहीं होता। अपने उस इश्क के चक्कर में, उस लड़की के प्यार में वह लड़का सारी हदें पार कर देता है। माँ बाप को भूल जाता है, परिवार को भूल जाता है, रिश्तेदारों तक को भूल जाता है। और फिर एक दिन होता है एक कत्ल, और इतना खतरनाक, कितना खौफनाक कत्ल होता है साथियों। जब उसकी हकीकत सामने आती है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दें, सपोर्ट दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सबक ले सकें। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के नागपुर की। नागपुर में एक लड़का, नागपुर क्षेत्र का ही रहने वाला, एक कॉलोनी लगती है तुलजई नगर, तुलजई नगर का एक लड़का जिसका नाम सूरज रहता है। सूरज बेहद हैंडसम, देखने में तेज तर्रार, गठीली बॉडी और पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज तर्रार रहता है। सूरज और उसका एक भाई, यानी कि दो भाई रहते हैं, और माता पिता, चार लोग का मात्र छोटा सा परिवार रहता है। इधर जो बड़ा भाई रहता है सूरज का, वह किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था, काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमाता था, घर पर भी काफ़ी अच्छा खासा पैसा था। अब इधर सब कुछ अच्छा चल रहा था। जैसे ही 12वीं कंप्लीट करता है तो सूरज अपने माँ बाप से कहता है कि पिताजी, मुझे इंजीनियर बनना है और मैं नागपुर में एक ऐसा कॉलेज जानता हूँ जहाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब इधर घर वाले पैसे देते हैं और सूरज पहुँचता है नागपुर के उस कॉलेज में और जाकर अपना दाखिला ले लेता है, यानी कि एडमिशन करा लेता है। और फिर जैसे ही अगले दिन वो कॉलेज में जाता है, यानी कि सूरज का पहला दिन रहता है कॉलेज का। जब कॉलेज में जाता है और अपने क्लास में जाता है तो वह देखता है कि उसके क्लास में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। बार बार उसे वो देखने लगता है। अब इधर क्लास में कई सारी लड़कियां थी, लेकिन जो खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, जिस पर उसकी निगाहें टिकी थी, और उसी की नहीं बल्कि पूरे क्लास में कई लड़के ऐसे थे कि उस लड़की को प्यार भरी निगाहों से देखते थे, उससे दोस्ती करना चाहते थे। वो इतनी खूबसूरत थी। नाम रहता है राखी। अब सूरज भी काफ़ी स्मार्ट था, हैंडसम था। अब इधर जब भी कॉलेज जाता उस लड़की की तलाश करता। जिस दिन लड़की नहीं आती सूरज काफ़ी परेशान होता, लेकिन सूरज कभी हिम्मत नहीं जुटा पाता उस लड़की से कुछ कहने के लिए। सूरज के अंदर अब उस लड़की के लिए प्यार जाग चुका था। अब वह उस लड़की को देखकर जीना सीख रहा था, यानी कि अब उसकी मोहब्बत में धीरे धीरे वह बेकरार हो रहा था। इधर राखी भी बार बार देखती तो सूरज उसी की तरफ देखता रहता, उसके आगे पीछे घूमता रहता, मंडराता रहता। अब राखी भी उसे दोस्ती करना चाहती थी, सूरज से दोस्ती करना चाहती थी। इधर सूरज और राखी दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। दोनों की निगाहें मिलती हैं और सूरज राखी से और राखी सूरज से इश्क कर बैठते हैं। अब इधर जब भी दोनों एक दूसरे को देखते तो मुस्कुराते, और इधर सूरज सोचता कि काश वो मुझे प्रपोज कर दे, कहीं मैं उसे कुछ कहूँ तो उसे बुरा ना लग जाए। अब सबसे पहले सूरज दोस्ती का हाथ बढ़ाता है राखी से। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होती है, और दोस्ती जब हद से आगे गुजरने लगती है तो दोनों की दोस्ती अब प्यार में तब्दील हो जाती है। एक रात जब दोनों घर पर थे अपने कमरे पर, अब इधर सूरज उसे फ़ोन करता है, बातचीत करता है, और बातचीत करते करते राखी उसे कहती है कि मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, क्या तुम भी मुझे मोहब्बत करते हो? सूरज कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हें मोहब्बत करने लगा हूँ। डर लगता था कि कहीं मैं तुम्हें प्रपोज करूँ और तुम ना कह दो, तुम्हें बुरा लग जाए तो फिर दोस्ती भी टूट जाएगी। अब दोनों अलग जाति के भी थे, और फिर इधर राखी और सूरज बेपनाह प्यार करने लगते हैं। अब उनका प्यार जब परवान चढ़ता है तो क्लासरूम से लेकर के अब होटल तक दोनों सफ़र करने लगते हैं। अब छुप छुप कर लोगों से राखी और सूरज होटल शेयर करने लगते हैं और फिर शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। इधर दोनों की जब बेकरारी बढ़ती गई, शारीरिक संबंधों का दौर बढ़ता गया, तो साथियों अब सूरज एक दिन राखी से कहता है कि एक काम करो, चलो एक फ्लैट ले लेते हैं
और उसी फ्लैट पे हम दोनों रहेंगे, घर वालों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। राखी कहती है, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। अब इधर सूरज एक फ्लैट ढूँढता है, 2 से 3 दिन लगते हैं और एक फ्लैट ले लेता है। फ्लैट लेने के बाद साथियों, अब फ्लैट में ही सूरज और राखी एक साथ शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों साथ आते थे, साथ क्लास करते थे और उसके बाद साथ ही में जाकर अपने बेडरूम भी शेयर करते थे। लेकिन कुछ दिन और गुजरता गया। इधर लड़की बार बार सूरज को प्रेशर देने लगती है। करीब साल भर हो जाते हैं दोनों के रिश्ते को, दोनों लिव इन में पति पत्नी की तरह रह रहे थे। अब इधर सूरज भी बेकरार था शादी करने के लिए। राखी बार बार दबाव बनाने लगती है कि मुझे तुमसे शादी करना है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, कहीं तुम मुझे भूल ना जाओ, कहीं तुम पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मुझे छोड़ ना दो, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सूरज कहता है, देखो पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे, और पढ़ाई कंप्लीट हो जाने दो तभी मैं घर वालों से बातचीत भी करूँगा। अब इधर धीरे धीरे जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, दोनों इंजीनियर बन जाते हैं पूरी तरह से, और दोनों की नागपुर में ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लग जाती है। दोनों, राखी और सूरज की जब जॉब लग जाती है तो फिर इधर सूरज राखी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राखी भी तैयार थी। राखी अपने घर वालों से बातचीत करती है तो उसके घर वाले सूरज को पसंद नहीं कर रहे थे। वो कहते हैं, तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है जिससे तुम शादी करना चाहती हो वो तो अलग जाति का है, समाज में काफ़ी बदनामी होगी। माँ बेटी के पैर पकड़ लेती है कि तुम ऐसा काम मत करना, गलती से भी उससे शादी मत करना, तुम उससे दूर हो जाओ, वरना घर परिवार की काफ़ी बदनामी होगी, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब इधर सूरज जब अपने माँ बाप से बातचीत करता है तो सूरज के माँ बाप कहते हैं कि लड़की छोटी बिरादरी का है, तुम बड़ी बिरादरी के हो, कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे खानदान का नाक कट जाएगा, तुम उस लड़की को छोड़ दो, भूल जाओ। अब इधर सूरज काफ़ी परेशान होता है तो फिर शराब पीने लगता है। शराब पीता है और फिर एक दिन जब कमरे पर इधर जब राखी आती है तो राखी से पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारे घर वालों ने क्या कहा। राखी कहती है, मेरे घर वालों ने भी मना कर दिया है कि वो बड़े लोग हैं, उनसे शादी करोगी तो पछताओगी, कल को कुछ हो जाएगा तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पूरा परिवार खिलाफ है। सूरज कहता है कि मेरा भी परिवार खिलाफ है, लोग शादी करने से मना कर रहे हैं, और अगर मैंने ऐसा किया तो घर वाले ज़मीन जायदाद से बेदखल कर देंगे। अब रिश्तेदार भी मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन सूरज डटा रहता है कि अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो भी मैंने उससे प्यार किया है, उसके साथ कई सालों से मेरा संबंध भी है, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। इधर लड़की भी तैयार हो जाती है सूरज के साथ रहने के लिए। सूरज के पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा था लेकिन घर वाले उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। रिश्तेदारों को जब पता चलता है कि सूरज किसी अलग लड़की से शादी कर रहा है, अलग जाति की लड़की है, अब इधर घर वाले भी परेशान होते हैं, माँ बाप भी परेशान होते हैं और सूरज को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन सूरज मानने को तैयार नहीं था। जबरदस्ती उसका पिता घर लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। इधर राखी काफ़ी परेशान हो रही थी लेकिन एक दिन सूरज अपने घर से चुपचाप निकलता है और फिर पहुंचता है नागपुर, और नागपुर जाने के बाद साथियों राखी को लेकर वह नागपुर से फरार हो जाता है, और फरार होने के बाद कुछ दिन बाद राखी से शादी कर लेता है। अब लव मैरिज करने के बाद वह जिंदगी गुजारने लगता है। दोनों काफ़ी खुश थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इधर सूरज के माँ बाप, रिश्तेदार लोगों से नजरें नहीं मिला पा रहे थे, काफ़ी बदनामी हो रही थी। उधर राखी के घर वालों की भी काफ़ी बदनामी हो रही थी कि उनकी लड़की भागकर शादी कर ली है। माँ बाप का नाक कट जाता है, शर्म से आंखें झुक जाती है, वो किसी को आंखें नहीं दिखा पा रहे थे, नजरें नहीं मिला पा रहे थे। अब इधर राखी और सूरज अपने प्यार में, अपने इश्क में इस कदर बेकरार थे, पागल थे कि शादी भी कर लेते हैं और फिर घर वालों से दूर भी रहने लगते हैं। अब सूरज ने जिस माँ बाप ने सूरज को पाल पोस कर बड़ा किया था, सूरज अपने माँ बाप को भूल जाता है, राखी अपने माँ बाप को भूल जाती है और दोनों अपने प्यार भरे रिश्ते में आगे बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है साथियों। तकरीबन साल 2022 में दोनों शादी करते हैं और 24 आते आते दोनों
सूरज और राखी के बीच में दो बच्चे भी हो जाते हैं। अब दो बच्चों का परिवार यानी कि 4 लोग हो जाते हैं और हंसता खेलता परिवार रहता है। दोनों कमाकर एक फ्लैट लेते हैं, अपना निजी फ्लैट, और फिर उसमें रहने लगते हैं। अब इधर धीरे धीरे समय बीतता गया। अब दोनों का जो प्यार था अब वो धीरे धीरे कम होता गया। सूरज को समय नहीं मिलता था कि वो अपने पत्नी को प्यार कर पाए, और फिर उसकी पत्नी भी ऑफिस में रहती थी, उसे भी समय नहीं मिलता था कि वो अपने पत्नी को समय दे। अब दोनों में धीरे धीरे जो प्यार का सुरूर था, जो नशा था, 2 बच्चों के बाद वह कम होने लगता है। अब सूरज को अपने घर वालों की याद आने लगती है और फिर राखी को अपने घर वालों की याद आने लगती है। इधर सूरज अपने घर मिलने के लिए अपने माँ बाप से जाता है तो माँ बाप उसे घर से बाहर कर देते हैं। अब इधर सूरज फिर आता है और अपने पत्नी के साथ राखी से बातचीत करता है। कहता है घर वाले आज भी घर पर रखने के लिए तैयार नहीं है, मैं क्या करूं। राखी अब सूरज से ऊब चुकी थी। वह सूरज से काफी झन्नाती थी, झगड़े करने लगती थी। अब एक दिन जब वो अपने कमरे पर आती है तो सूरज अभी ऑफिस में रहता है। तभी एक उसी क्षेत्र का रहने वाला एक पहलवान, जिसका नाम राकेश पहलवान रहता है, और वह बचपन से उसे पहलवानी का शौक भी रहता है, लेकिन उसकी पास में दुकान भी रहती है। अब इधर एक दिन जब शॉपिंग करने के लिए राखी उसके दुकान पर जाती है तो उसे देखती है बेहद हट्टा कट्टा नौजवान लड़का राकेश। और जब राकेश छोटे छोटे ड्रेस में राखी को देखता है तो अभी देखता रहता है। अब राखी और राकेश पहलवान की जब नजर मिलती है साथियों, तो दोनों, अब राखी शादीशुदा होते हुए भी, 2 बच्चों की मां होते हुए भी, अब नजरें मिल जाती हैं सीधे सीधे राकेश पहलवान से। अब राकेश पहलवान से जब नजरें मिलती हैं तो अब अक्सर कर उसके दुकान पर किसी न किसी बहाने से जाने लगती है, और राकेश पहलवान थोड़े बहुत पैसे में ही ज्यादा सामान दे देता है। अब इधर राखी भी खुश रहती, राकेश पहलवान भी खुश रहता। अब दोनों का नंबर आदान प्रदान होता है, दोस्ती हो जाती है। अब जब भी राखी फोन करती राकेश पहलवान घर पर आता था और सामान वगैरह देकर चला जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब राकेश पहलवान और राखी एक दूसरे से फोन पर बात करने लगते हैं। बात करते करते दोनों इश्क कर बैठते हैं। अब राकेश पहलवान जो उसकी खूबसूरती थी राखी की, उस पर फिदा हो जाता है, और उसकी गठीले बदन को देखकर जो राखी रहती है वह फिदा हो जाती है। मात्र 30 साल की राखी और 32 साल का राकेश पहलवान दोनों एक दूसरे पर फिदा हो जाते हैं, इश्क कर बैठते हैं। अब जब भी ऑफिस जाती थी तो राकेश पहलवान से मिलती थी और कई बार उसे बुलाकर होटल भी शेयर करने लगती है, यानी कि शारीरिक संबंध बनाने लगती है। सब कुछ सही चलने लगता है। लेकिन इस साल 2025 आ जाता है। इधर उसकी सूरज की जो वाइफ थी राखी, प्रेमिका, वह कहती है कि देखो, मैं अपने दोस्तों के साथ, जो सहेलियां हैं ऑफिस में काम करती हैं, उनके साथ मैं नया साल मनाने के लिए बाहर जा रही हूँ और फिर बहुत जल्द घर आ जाऊंगी। तुम बच्चों का ख्याल रखना, कुछ दिन काम पर मत जाना। 2 बच्चों को छोड़कर वह घर से तो निकलती है सहेलियों का नाम बता करके, लेकिन रेलवे स्टेशन पहुंचती है तो राकेश पहलवान को फोन करती है और राकेश को बुलाती है, और फिर दोनों वहां से कहीं और निकल जाते हैं और 3 दिनों तक होटल शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, और फिर नया साल मनाने के बाद साथियों वह 3 से 4 दिन बाद घर आते हैं। जब राखी घर जाती है तो बेहद खुश थी। अब इधर पति सूरज को लगता है कि शायद मैं घुमाने के लिए लेकर नहीं जाता था और अपने सहेलियों के साथ गई है, घूम कर आई है, तो बेहद खुश है। सूरज भी काफी खुश रहता है। लेकिन बार बार सूरज एक चीज नोटिस करता है कि उसकी पत्नी जब से आई है फोन पर चैट करती है और किसी से बातें करती है। अब उसे शक होने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद वह 2 दिनों के लिए अपने सहेली के घर बता कर जाती है और फिर 2 दिनों के बाद आती है। जब 2 दिनों के बाद आती है तो अब बार बार जो उसकी हरकत थी, जो रहन सहन था, अब कहीं ना कहीं सूरज उस पर शक करने लगता है। सूरज को लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी जो बीवी है किसी से बातें करती है, कहीं किसी से इसका नाजायज संबंध तो नहीं चल रहा है। अब सूरज पता करना चाहता था कि कहीं इसका किसी से संबंध तो नहीं है। सूरज अपनी पत्नी से पूछता है राखी से कि आजकल तुम बहुत सहेली के घर जा रही हो, पहले तो कोई सहेली नहीं थी, कहीं नहीं जाती थी, कहीं तुम्हारा किसी से संबंध तो नहीं है।
अब राखी इस पर झगड़ा करती है, दोनों के बीच झगड़े होते हैं। और फिर राखी जैसे ही झगड़े करने के बाद बाथरूम में जाती है, वैसे ही सूरज उसका फ़ोन चेक करता है। फ़ोन चेक करता है तो एक नंबर जो अननोन नंबर से रहता है, उस पर एक लड़की का नाम लिखा रहता है। फ़ौरन ही उस नंबर पर डायल करता है तो सामने से किसी मर्द की आवाज़ आती है। अब वह फ़ौरन ही फ़ोन को कट कर देता है, नंबर नोट कर लेता है और फिर उसका व्हाट्सअप वगैरह जब सोशल मीडिया वगैरह चेक करता है तो उस पर तरह तरह की दोनों की तस्वीरें एक दूसरे के साथ थी। कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी दोनों के साथ थे। अब इसे देखता है तो वह आग बबूला हो जाता है। और साथियों, जैसे ही उसकी पत्नी कमरे में आती है, वो आप उसके पत्नी से पूछता है तो फिर दोनों में नोक-झोंक होती है। अब साथियों, अगले दिन जब सुबह होती है तो वह अपने बीबी के पास जाता है तो देखता है कि वह नीचे गिरी हुई है। अब उसे लेकर, सर में काफ़ी चोट थी, कमरे में खून फैला हुआ था। अब उसे लेकर वह डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास लेकर जाता है, काफ़ी परेशान रहता है। डॉक्टर जब उसे चेक करते हैं तो बताते हैं यह तो मर चुकी है। अब यह देखते ही सूरज की आंखों में आंसू आ जाता है। जब डॉक्टर उससे पूछते हैं तो वह बताती है कि यह तो छत से गिर गई थी और इसको चोट लग गई थी। अब इधर डॉक्टर को शक होता है कि ये मामला कुछ और ही लग रहा है, यह छत से तो नहीं गिरी है। अब इधर डॉक्टर को बरगलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डॉक्टर फौरन ही एक थाना लगता है, हुटकेश्वर थाना, उसी थानेदार को उसी थाने में फ़ोन करता है डॉक्टर। डॉक्टर फ़ोन करता है, बताता है कि साहब यहाँ पर एक केस आई हुई है और यह मुझे शक है कि झूठ बोल रहा है, शायद जो महिला है उसकी हत्या की गई है। फ़ौरन ही पुलिस पहुँचती है तो पुलिस को देखते ही सूरज भागने लगता है। जब सूरज भागने लगता है तो पुलिस उसे दौड़ाकर पकड़ लेती है और फिर आराम से बैठाकर पूछती है कि इसको चोट कैसे लगी है, तुम बताओ। और पुलिस जब उससे पूछने की कोशिश करती है तो वह कहता है कि साहब ये छत से गिर गई थी, तब इसे सर में इसकी चोट आई हुई है। अब पुलिस को शक था कि चोट तो ऐसे नहीं आ सकती है, सर से अगर छत से गिरी होती तो कहीं ना कहीं हाथ पैर भी टूटे होते, कई चेहरे पे और भी निशान होते। फौरन ही पुलिस उसको लेकर उसके कमरे पर जाती है और साथियों, जब कमरे पर पहुंचती है तो कमरे का अंदर का जो दृश्य था, पूरा कमरा खून से लहूलुहान था। यानी कि चारों तरफ खून के छींटे थे, फर्श पर, बेड पर कई जगह खून लगे हुए थे। और इधर पुलिस को साफ नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच हाथापाई भी हुई है। अब पुलिस सूरज को बैठाती है और कहती है कि सच सच बता दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं, तुम कानून से बच नहीं सकते हो। आखिर उस दिन क्या हुआ था? सूरज टूट जाता है और रोने लगता है। कहता है साहब, मैंने इस लड़की से बेपनाह प्यार किया था। मैंने सिर्फ इसी को चाहा, इसी को देखा, उसके लिए मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, पूरे समाज को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया। और इस लड़की ने अपने परिवार को छोड़ने के बाद मेरे साथ रहती थी, लिव इन रिलेशन में हम लोग शादी करके रहते थे, 2 बच्चे भी हैं। और फिर यह कुछ दिनों बाद बहाने करके, सहेली का बहाना लेकर, घूमने का बहाना लेकर के एक राकेश पहलवान नामक व्यक्ति के साथ घूमने के लिए जाती थी। मैंने पता किया तो पता चला कि वह इसका प्रेमी है और इसी के साथ वह खुश थी। और जब मैंने इससे पूछने की कोशिश की तो इधर उधर की बातें करती थी। और साहब, मेरे पास सबूत भी हैं, मैंने फोटोज वीडियोज भी देखे, जो एक पति पत्नी की तरह दोनों थे। वह मेरी पत्नी के साथ संबंध भी बनाता था, होटल शेयर करता था। इसलिए मैंने अपने पत्नी से जब पूछने की कोशिश की कि उसके साथ तुम क्यों घूमने जाती हो, आखिर तुम चाहती क्या हो, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तब वो कहती है कि तुम मुझे खुश नहीं कर पाते हो, मुझे प्यार नहीं कर पाते हो, जो प्यार पति को देना चाहिए वह तुम नहीं कर पाते हो। अब लव मैरिज जब धीरे धीरे साथियों पुराना होता है तो कहीं ना कोई गुण जरूर निखर कर सामने आता है। यही होता है दोनों के साथ। अब प्यार का जो घड़ा था वो धीरे धीरे भरता गया और अब घड़ा फूटने की बारी होती है। और घड़ा फूटता है, जो 2 बच्चे हो गए उसके बाद दोनों का प्यार अब कम होने लगता है। दोनों अब अपने अपने तरीके की जिंदगी जीना चाहते थे। अब इधर लड़की से जब पूछता है कि क्या सच में तुम किसी से बात करती हो, तो लड़की फिर इधर उधर की बातें करती है, फिर घुमाती है सूरज को। और सूरज जब उसकी फोटोज वीडियोज दिखाता है तो वह दंग रह जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। अब सूरज कहता है कि तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। कहती है तुम उन 2 बच्चों को संभाल लेना, मुझे बच्चों की परवाह नहीं है।
फिर सूरज को गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा और तुमने मुझे धोखा दिया। इस तरह की हरकत तुम मेरे साथ कर रही हो। और फिर गुस्से में उसका सर बेड से लड़ा देता है और फिर सर फट जाता है और वहीं वह लहूलुहान होकर गिर जाती है और मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। तो खून वगैरह फैला हुआ था। वह देखकर वह डर जाता है और वह उसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि गुस्से में उसका सर लड़ाया था। अब बचने के लिए वह डॉक्टर से बहानेबाजी करता है, पुलिस से बहानेबाजी करता है, लेकिन अब कत्ल के जुर्म में, अपने ही प्रेमिका, अपनी ही पत्नी के कत्ल के जुर्म में सूरज को जेल जाना पड़ता है। साथियों, कहते हैं कि कभी कभी इंसान गुस्से में अपना ही नुकसान करता है। कोई और भी जरिया हो सकता था, लेकिन सूरज की गलती कहाँ पर है? क्या सूरज को ऐसा करना चाहिएगा? साथियों, कमेंट कर आप जरूर बताइएगा। ये थी पूरी आज की कहानी। कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते आप सभी साथियों को नमस्ते, प्रणाम। और आप अभी सभी जितने साथी हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।